चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो हम कर रहे थे अपना चैप्टर 6 स्टार्ट करना है आज हमने। ये बेसिकली चैप्टर जो है दो पोर्शन पर मुश्तमिल है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पुराने लॉ के अंदर ये चैप्टर एक ही था परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, लेकिन अब इसको डिफरेंट कर दिया गया है, दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया गया है। ये पोर्शन 1 है, अगला चैप्टर हमारा 7 जो होगा वो पोर्शन 2 होगा। इसको डिवाइड जो किया गया है वो बेसिकली दो बेसिस के ऊपर किया गया है। पहला जो इसका पोर्शन है वो एक्चुअली ज्यादातर डेफिनेशंस के ऊपर मुश्तमिल है। जो सेकंड पोर्शन है वो बेसिकली रूल्स के ऊपर मुश्तमिल है, जो मतलब एडिशनल रूल होते हैं या अटैच्ड रूल होते हैं वो उसके ऊपर मुश्तमिल है। तो लिहाजा सर इसमें कोई एडिशन है? जी बच्चे, इसमें कोई एडिशन हुई है या वैसे नहीं, स्प्लिट हो गया? वैसे स्प्लिट अप हुआ है, एडिशन नहीं हुई, बल्कि कुछ पॉइंट इसमें से निकल चुके हैं, क्योंकि ये दो तीन चैप्टर्स को मर्ज करके बनाया गया है। पहले एक चैप्टर नहीं था ये, मतलब बेसिकली परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कोई चैप्टर था ही नहीं, मतलब डिफरेंट नाम से ये चैप्टर मौजूद था। लेकिन बहरहाल इनको मर्ज किया गया, इनमें कुछ चीजें निकाल दी गई हैं, एडिशन इसके अंदर कोई नहीं हुई। तो लिहाजा हम कर रहे थे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से क्या मुराद होता है बेटा? किसी देखो, एक चीज कॉन्ट्रैक्ट जो है, हमने कहा कि एक ऐसा ऑब्लिगेशन, एक ऐसा एग्रीमेंट होता है या एक ऐसा प्रॉमिस होता है जो दोनों पार्टीज के ओब्लिगेशन क्रिएट करता है। मतलब दोनों पार्टीज के ऊपर, जो भी पार्टीज होती हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, हम तो दो कहते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, ज्वाइंट भी हो सकते हैं, तीन चार भी हो सकते हैं। जिस तरह के हमने पार्टनरशिप देखा कि वो भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन उसके अंदर पार्टनर ज्यादा पार्टीज होती हैं। तो लिहाजा इसके अंदर जो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं बेसिकली उनके कुछ ना कुछ राइट्स एंड लायबिलिटीज क्रिएट होते हैं, ओब्लिगेशन क्रिएट होते हैं। तो अब उन ओब्लिगेशन का डिस्चार्ज होना जरूरी है, मतलब उन ओब्लिगेशन का खत्म होना जरूरी है, उन ओब्लिगेशन को एंड होना जरूरी है, तो ही जाके कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा एंड एंड होगा, नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट एंड नहीं होगा। अब उन ओब्लिगेशन को खत्म करने के दो तरीकेकार होते हैं। देखो, अब मैं दो वर्ड डिफरेंट यूज करूंगा। एक है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इस तरीके से, एक इस तरीके से डिस्चार्ज, एक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो सकता है, या हम कह सकते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करके ओब्लिगेशन भी खत्म किया जा सकता है, एक कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट किया जा सकता है। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से क्या मुराद है। इससे मुराद बच्चे, मिसाल के तौर पे दो पार्टीज थी, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने आपको अपनी गाड़ी जो है 10 लाख रुपए में बेचनी थी, आपने मुझे 10 लाख रुपए देने थे। तो लिहाजा क्या हुआ, ये हमारे दरमियान कॉन्ट्रैक्ट था। अब हम चाहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए, तो दो तरीकों से हो सकता है। या तो हम बेसिकली, मैं आपको गाड़ी दूं, आप मुझे पैसे दो, ये परफॉर्मेंस हो गई, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, दोनों पार्टीज आजाद हो जाएंगी। एक तरीका ये है कि हम दोनों आपस में बैठ के सलाह मशवरा करें और कहें कि यार देखो, आप कहें कि मुझे भी ये मुनासिब नहीं लग रहा, मैं को मुझे भी नहीं लग रहा, एंड हम अपनी म्यूचुअल कंसेंट से वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दें। तो लिहाजा जो पहला सिनेरियो था जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था, उसको कहते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के जरिए कॉन्ट्रैक्ट का खत्म होना। जबकि जो दूसरा सिनेरियो हमने देखा उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट का खत्म होना थ्रू डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो एक कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कितने तरीकों से हो सकता है, उसका एक तरीका जो है वो परफॉर्मेंस है। इसके और भी तरीके हैं, लेकिन परफॉर्मेंस एक तरीका है कई तरीकों में से किसी कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का। यहां तक क्लियर है बच्चे? यस। ओके, गुड हो गया। तो लिहाजा क्या हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको खत्म करने के कई तरीके हो सकते हैं, डिस्चार्ज करने के कई तरीके हो सकते हैं, नोवेशन है, रिसेशन है, अल्टरेशन है, वेवर है। लेकिन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी एक तरीकाकार है जिससे ओब्लिगेशन डिस्चार्ज हो जाता है। अच्छा, अब यहां पे क्वेश्चन ये है कि सर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से क्या पार्टीज आजाद हो जाती हैं, फ्री हो जाती है? नहीं बेटा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने से पार्टी सिर्फ उस सूरत आजाद होंगी जब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ हो परफॉर्मेंस से, एंड वो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस से, कि एक्चुअली दोनों पार्टीज ने परफॉर्म कर दिया हो। तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही दोनों पार्टीज आजाद हो जाएंगी। बाकी केसेस में पार्टी आजाद नहीं होगी, हो सकता है कोई पेनल्टी लग जाए, हो सकता है कोई लाइबिलिटी उसके ऊपर रह जाए। मिसाल के तौर पे अगर हम अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस की बात करते हैं, कि जिस तरह मैं गाड़ी लेके, हम दोनों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट था, मैंने आपको गाड़ी बेचनी थी 10 लाख की, मैं गाड़ी लेके आपके घर गया, आपने कहा जी मैंने अभी गाड़ी नहीं, मैं टाइम के ऊपर एग्जैक्टली उसी के ऊपर पहुंचा जो हमारा एग्रीड टाइम एंड ड्यूरेशन था, मैं उसी के ऊपर ही पहुंचा।
और मैंने वहां पे जाके जब देखा तो मुजम्मिल, मुजम्मिल आप क्या कर रहे हो पुत्र? मुजम्मिल आवाज आ रही है बच्चे? मुदस्सिर, अच्छा मैं वही कह रहा हूँ, मुजम्मिल लास्ट टाइम ने मेरे से पढ़ के पास कर गया है आप क्या कर रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, चले, ये उसका छोटा भाई है, इनका बड़े भाई जो है वो मुजम्मिल, वो लास्ट टाइम में मेरे पास थे, पढ़ के पास हुए हो। खैर, तो वो लास्ट दिनों में जो 30 दिन का हमारा बैच होता है उसमें निकाल गए थे। अच्छा, तो लिहाजा क्या हुआ, हमने कहा कि देखो कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने के कई तरीके हो सकते हैं, उसमें से एक तरीका परफॉर्मेंस है। यहाँ पे अब एक चीज जहन में रखनी है, अब ये भी दो डिफरेंट चीजें हैं, एक है कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज होना, एक है लाइबिलिटी का डिस्चार्ज होना, कि भाई लाइबिलिटी भी खत्म हो जाए। तो लिहाजा कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कई तरीकों से हो सकता है, जिसमें हमने देख लिया परफॉर्मेंस है, नोवेशन, रिसेशन, वेवर, कई और भी हम आगे पढ़ेंगे चल के, ये सारे उसके अंदर तरीकाकार शामिल हैं, लेकिन इसमें लाइबिलिटी डिस्चार्ज नहीं होती। ठीक है, लाइबिलिटी उनकी रह सकती है, जिस तरह के अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस की भी मैं बात कर रहा था। लाइबिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट दोनों कब डिस्चार्ज होंगे, सिर्फ एक तरीका है वो, एंड वो तरीका क्या है, वो तरीका जो है वो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, जिसको कहते हैं एक बोनाफाइड तरीके से विद गुड इंटेंशन दोनों पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज किया या डिस्चार्ज हुई। अच्छा, अब यहां पर हम बात कर रहे थे कि देखें एक्चुअल परफॉर्मेंस की तो हम आगे चल के बात करेंगे, मैं एक बात बता रहा था अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस की। मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि मेरा और बिलाल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैंने गाड़ी उसको 10 लाख रुपए में सेल करनी थी, मैं गाड़ी लेके उसी दिन एग्जैक्टली पहुंच गया, जो टाइम हमारा जो ड्यूरेशन डिसाइड हुआ था, मैं वहां पे गया तो आगे बिलाल कहता है कि जी, या उसने छोटे बच्चे को अपने भेज दिया कि जाके कहो कि बिलाल घर पे नहीं है, वो मुझे आके कहता है जी बिलाल कह रहा है मैं घर पे नहीं हूँ। ठीक है, मैंने कहा जी ठीक है, बिलाल को जाके कह दो कि मैं घर आया था और जब वो घर वापस आ जाए तो मुझे कॉल कर ले। अब देखो बेसिकली मैंने अपने हिस्से का ओब्लिगेशन परफॉर्म किया, मैं पहुंच गया, मैंने गाड़ी लेके गया, किसने परफॉर्म नहीं किया, बिलाल ने परफॉर्म नहीं किया अपने हिस्से का कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो कॉन्ट्रैक्ट तो यहाँ पे डिस्चार्ज हो गया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो यहाँ पे खत्म हो गया, एक पार्टी जो है उसने कोशिश की परफॉर्म करने की, दूसरी पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट वायोलेट हो गया, वायलेशन हो गई इसकी। अब कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है कि लाइबिलिटीज अराइज हो जाएंगी। अब हम दो पार्टीज में से किसकी लाइबिलिटी डिस्चार्ज होगी, तो जाहिर बात है मेरी लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो गई, क्यों, मैंने अपने हिस्से का परफॉर्मेंस दे दिया, मैंने अपने हिस्से का प्रॉमिस परफॉर्म कर दिया, बिलाल ने नहीं किया, तो बिलाल की लाइबिलिटी मौजूद रहेगी कि वो मुझे अगर कोई लॉस होता है तो पेनल्टी देगा, इसी तरह मेरे पैसे भी देगा, अगर मुझे कोई डैमेजेस होते हैं तो मुझे वो भी देगा, फिर जाके उसके ऊपर से लाइबिलिटी डिस्चार्ज होगी। तो लिहाजा तीन चीजों को जहन में रखिएगा, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटीज, डिस्चार्ज ऑफ ओब्लिगेशन, ये तीन डिफरेंट मीनिंग में यूज होते हैं। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कई तरीकों से हो सकता है, डिस्चार्ज ऑफ ओब्लिगेशन जस्ट एक्चुअल परफॉर्मेंस से हो सकता है, एंड डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटीज एक्चुअल परफॉर्मेंस से भी हो सकती हैं, एंड एक दो तरीकाकार हम और भी देखेंगे जिसमें कैंसिलेशन वगैरह आती है कि हम दोनों अपनी म्यूचुअल कंसेंट से रिवोक कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, तो भी तो लाइबिलिटीज हमारी डिस्चार्ज हो जाती हैं, या वेव ऑफ कर देते हैं तो भी लाइबिलिटीज डिस्चार्ज हो जाती हैं हमारी। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर है हमारी बेस थोड़ी सी? यस सर। ओके, गुड हो गया। चलिए अब चलते हैं, कुछ डेफिनेशन है छोटी छोटी समझने वाली हैं, इनको देखते चलते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि जब भी कोई पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होती हैं, दोनों पार्टीज के ऊपर कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशन जरूर होता है, दोनों पार्टीज ने कुछ ना कुछ परफॉर्म करना। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक पार्टी ने परफॉर्म करना और दूसरी ने ना करना हो, मतलब सिंगल पार्टी ऑब्लिगेशन हो? बताएं जरा, थोड़े से अपने जहीन दिमाग दौड़ाएं, सारे दौड़ाएं, शहरोज, मुदस्सिर एंड साथ में बिलाल आप भी, बाकी जो रिकॉर्डेड देखेंगे बाद में वो भी थोड़ा सा यहाँ पे अपना दिमाग दौड़ाएं। कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, बेसिकली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप का हो सर, सकता है? जी जी, सर आमतौर पे ये होता है कि एक बंदा कहता है कि मैं पूरा बिजनेस संभालूंगा, तुम बस फंडिंग कर देना। नहीं सारी बात है, उसका ऑब्लिगेशन है, वो फंडिंग करेगा, ऑब्लिगेशन तो है ना, वो फंडिंग ना करे तो दोनों ने परफॉर्म करना है यहाँ पे। जी मुदस्सिर आप कुछ बताइए, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? शाबाश, ये देखे ना, ये चीता आया यहाँ पे। तो लिहाजा जिस कॉन्ट्रैक्ट में एक्सेप्शन टू कौन से, हमने कहा था कि बेसिकली ओब्लिगेशन है क्या, ओब्लिगेशन कॉन्सिडरेशन ही तो है,
या वो सब्जेक्ट मैटर है जो दोनों पार्टीज का आपस में कंसिडरेशन बनती है, जो दोनों पार्टीज के एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन होती है। तो लिहाजा जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बात करते हैं स्पेसिफिकली कंसिडरेशन की, तो यहां पे वर्ड यूज होता है वो चीज जो प्रोमिजी देगा प्रोमिजर को, इसको कंसिडरेशन कहा जाता है। जबकि जो चीज प्रोमिजर प्रोमिस को दे रहा होता है उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें एक दूसरे के रेफरेंस से, तो दोनों कंसिडरेशन है। आपके लिए गाड़ी कंसिडरेशन है, मेरे लिए पैसा कंसिडरेशन है। जब हम स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की लैंग्वेज में बात करेंगे तो यहां पे पैसा कंसिडरेशन होगा, गाड़ी ऑब्जेक्ट होगा। ये मीनिंग ध्यान में रखिएगा कि कंसिडरेशन कहते किसको है। तो लिहाजा हमने एक्सेप्शन टू कंसिडरेशन में पढ़ा था कि अब्बा आपको गिफ्ट देने जा रहा है कोई चीज, उसने वादा किया है कि पेपर पास कर लो मैं तुम्हें मोटरसाइकिल लेके दूंगा। तो आपने कहा था कि मुझे अब्बा लिख के दे इस चीज को, मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं है। तो अब्बू ने जो आपका लितर पोला किया था वो बेसिकली सिर्फ अब्बू ही तो परफॉर्म कर रहे थे। सेम इसी तरह अगर पास वॉलंटरी सर्विसेज थी या जो गिफ्ट देते रहते हैं आप बेतहाशा अनेवा, वो भी तो सिंगल ऑब्लिगेशन ही होता है। तो लिहाजा एक्सेप्शन टू कंसिडरेशन बात कर रहे थे। अच्छा, तो लिहाजा नॉर्मली जनरल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है कि भाई तमाम पार्टीज ने अपने अपने हिस्से का ऑब्लिगेशन परफॉर्म करना होता है ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो जाएं। अब परफॉर्मेंस कितने तरीके की होती है? दो तरह की परफॉर्मेंस होती है, एक होती है एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक होती है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को हम टेंडर भी कहते हैं। टेंडर की एग्जांपल मैंने अभी आपको दी कि भाई मैं परफॉर्म करने गया, मैंने गाड़ी प्रेजेंट की, बिलाल साहब ने अपने छोटे बच्चे को भेज दिया कि बाहर जाके को बिलाल घर पे नहीं है। तो लिहाजा उसने मुझे आके कहा जी बिलाल कह रहा है कि वो घर पे नहीं है। तो लिहाजा मैंने कोशिश तो की परफॉर्म करने की, लेकिन मैं कर नहीं सका। ठीक है, मैं कर नहीं सका। परफॉर्मेंस तो थी लेकिन एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं थी। ये इसको कहते हैं अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, मैंने कोशिश की थी। जबकि एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है कि मैं गाड़ी दूं आप मुझे पैसे दो, तो दोनों पार्टीज जब एक्चुअली परफॉर्म कर देती है उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस कहा जाता है। क्लियर है बच्चे दोनों का कंसेप्ट? ऐसी बात है बच्चे? ओके चलो जी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो मैंने टेंडर किया था, जो मैंने अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस की थी। अच्छा, अब जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी इसमें ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे, दोनों पार्टीज के ऑब्लिगेशन खत्म हो गए। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के अंदर एक पार्टी का ऑब्लिगेशन खत्म हो जाएगा, एक पार्टी का ऑब्लिगेशन रहेगा। किस पार्टी का खत्म होगा? जाहिर बात है जो परफॉर्म कर रहा होगा, जो अटेम्प्ट कर रहा होगा, जिसने परफॉर्म करने की कोशिश की, उसका ऑब्लिगेशन खत्म हो जाएगा। दूसरी पार्टी का जो है वो ऑब्लिगेशन मौजूद रहेगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूं, एक जो बंदा अटेम्प्ट कर रहा है परफॉर्मेंस की, उसको कुछ कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जी, मैं जो है ये गाड़ी जो है आपको सेल कर दूंगा, आपके ऑफिस में लेके आऊंगा एंड वहां पे आके मैं आपको ये गाड़ी दे दूंगा, आप मुझे वहां पे पैसे दे देना। हमारी ये बात हुई। जिस दिन मैंने परफॉर्मेंस करनी थी, मैंने फोन किया बिलाल को और कहा कि आके गाड़ी मेरे घर से ले जाओ। अब क्या हुआ कि मैंने एक कंडीशन लगा दी, मैंने परफॉर्म तो क्या करने की कोशिश की कि भाई गाड़ी ले जाओ, लेकिन मैंने अनकंडीशनल परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। मैं एक एक्स्ट्रा एडिशन कर रहा हूं, उसके अंदर एक्स्ट्रा कंडीशन लगा रहा हूं कि तुम खुद आके ले लो। अब अगर बिलाल नहीं आता लेने तो मेरी तरफ से ये एक वैलिड अटेम्प्ट नहीं होगी, मेरी तरफ से ये एक वैलिड टेंडर नहीं होगा, मेरी तरफ से एक वैलिड परफॉर्मेंस नहीं होगी एंड मैं डिस्चार्ज नहीं होऊंगा। लिहाजा एक वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या टेंडर के लिए जरूरी है कि सबसे पहले जो टेंडर किया जा रहा है वो अनकंडीशनल होना चाहिए, मतलब कोई कंडीशन अटैच नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं, मैं गाड़ी लेके बिलाल के पास जाता हूं और बिलाल को कहता हूं कि ये लो गाड़ी, लेकिन इसमें से वूफर जो है वो मुझे निकाल के दे दो। तो बिलाल कहता है जी नहीं मैंने नहीं रखनी, आप ले जाओ वापस। तो ये मेरी तरफ से अटेम्प्टेड वैलिड परफॉर्मेंस नहीं थी, क्यों? मैंने कंडीशन अटैच कर दी। एंड सेम इस तरह प्रॉपर टाइम पे होनी चाहिए। प्रॉपर टाइम से क्या मुराद है? नॉर्मली तो जो बिजनेस कस्टम होते हैं कि बिजनेस आवर्स के दरमियान परफॉर्मेंस होनी चाहिए, या अगर बिजनेस कस्टम नहीं है तो जो हमारा डिसाइडेड टाइम होता है या फिर रीजनेबल टाइम होता है ना। मैं रात को 2 बजे पहुंच जाऊं गाड़ी लेके कि बिलाल गाड़ी लो, बिलाल उस टाइम सोया हुआ और वो घर से बाहर ना निकले, या उठे ही ना, या मोबाइल ना उठाए, और मैं सुबह कहूँ कि जी देखो मैं तो आया था, अब तुमने ही नहीं ली तो मैं, मेरी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। तो ऐसा नहीं होता। लिहाजा प्रॉपर टाइम के ऊपर जो है वो अटेम्प्ट की जानी चाहिए। एंड इस तरह प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए।
मैं बिलाल के घर गया गाड़ी देने, उसने कहा जी बिलाल ससुराल गया हुआ है, मैं उसके ससुराल पहुंच के लिए मैं गाड़ी लाया हूँ आपके लिए। वहां पे बिलाल के कुछ कजन ने और उसकी फूफो ने देख लिया कि बिलाल ने गाड़ी निकलवाई है, एंड सेम फिर जनाब जी उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि इन्हें पैसे कितों आ गए, ये हराम की कमाई है भाई, ये कोई 2 नंबर धंधा ही करता होगा, जाहिर सी बात है। तो लिहाजा बिलाल गुस्से में हो गया, बिलाल ने कहा जी मैं आपसे गाड़ी नहीं लेता। तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई देखो मैंने अपनी तरफ से परफॉर्मेंस दी है, अब आप जो है वो इनकार कर रहे हो, तो लिहाजा इसमें मैं क्या कर सकता हूं, मेरी तरफ से ये टेंडर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर प्लेस के ऊपर नहीं था। अब प्रॉपर प्लेस क्या होती है, देखो बेटा एक चीज ध्यान में रखें, ये जो प्रॉपर टाइम, प्रॉपर प्लेस एंड प्रॉपर मोड जो होता है, ये वो चीजें हैं जो बेसिकली 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। 2 फैक्टर्स होते हैं इसके अंदर। पहले नंबर पे तो ये तय होनी चाहिए, जो चीज तय है वो वही प्रॉपर टाइम होगा, प्रॉपर प्लेस होगी। लेकिन अगर एग्रीड नहीं है तो फिर क्या होगा, मार्केट प्रैक्टिसेस देखी जाएंगी, ये फिर अदालत में चला जाएगा। देखो हम ये सारी चीजें पढ़ क्यों रहे हैं, लॉ बेसिकली क्यों बनाया जाता है। अगर देखो मैं ना एक मूवी देख रहा था, मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूं कि कानून क्यों बनाया गया। मैं एक मूवी देख रहा था, मेरे ख्याल में फर्स्ट लाई या इस तरह का कोई था, मतलब उसमें ये कंसेप्ट था कि दुनिया में सबसे पहला झूठ जब बोला गया, तो उस मूवी में ये दिखाया गया था कि सारी दुनिया में लोग सच बोलते हैं, झूठ बोलते ही नहीं है, उनके जहन में भी नहीं होता कि झूठ बोलना है या इस तरह की चीज। तो उनमें से एक बंदा जो होता है वो बैंक जाता है, उसके बैंक में मेरे ख्याल में 5 या 6 डॉलर पड़े होते हैं। वो क्या करता है, अपना चेक निकालता है। अब वहां पे कोई झूठ नहीं बोलता, मतलब कंसेप्ट ही नहीं होता कि झूठ बोलने का या कोई इस तरह की चीज होती है। तो जो लोग कहते हैं अगला यकीन कर लेता होता है। तो लिहाजा इस बंदे को पैसे चाहिए होते हैं और ये जाके वहां पे एकदम इसके जहन में आता है कि मैं 5 डॉलर की जगह 500 डॉलर लिख देता हूँ। ये चेक पे लिख के बैंक वाले को देता है। वहां पे जो फीमेल बैठी होती हैं वो चेक को देखती हैं, उसके अकाउंट को देखती हैं, कहते हैं सॉरी कि आपके अकाउंट में बैलेंस इतना नहीं है। ये बंदा कहता है नहीं नहीं ये बैलेंस मेरा इतना ही है, एंड डर भी जाता है कि भाई अगली फिर वेरीफाई कर लेगी, इस तरह की चीज है। तो क्यों, झूठ का तो कोई कंसेप्ट था ही नहीं। तो औरत आगे से कहती है कि जी हो सकता है हमारे सिस्टम में मसला, कोई नहीं आप परेशान ना हो, बैठे, और वो उसको 500 डॉलर निकाल के दे देती है। तो वो दुनिया का पहला झूठ था, मतलब उस फिल्म में कंसेप्ट। एंड फिर सिर्फ वो वाहिद बंदा होता है पूरी दुनिया में जो झूठ बोलना सीख जाता है। तो फिर क्या होता है कि भाई वो कभी खुद को खुदा बनवा देता है, कभी जीसस कहता है लोगों को, कभी कहता है जी मुझे पता है दुनिया खत्म होने वाली है। सारे लोग मान लेते हैं जी दुनिया खत्म होने वाली है, रोला पड़े, वो कहता है नहीं दुनिया नहीं खत्म होने वाली। सारे रुक जाते हैं जी दुनिया नहीं खत्म होने वाली, वो कहता है जी मैं गॉड हूँ, कहते हैं जी वाह वाह आप तो गॉड है। तो मतलब झूठ का तो कोई कंसेप्ट नहीं था ना बेसिकली। तो लिहाजा तब कोई लॉ की जरूरत थी भाई? कोई जरूरत ही नहीं थी लॉ की। क्यों? क्योंकि सब कुछ अपने तरीके से हो रहा है। सेम इसी तरह लॉ की जरूरत तब पेश आती है बेटा जब मसले मसाइल जन्म लेते हैं। ये रेगुलेट करने के लिए बनाया गया। तो रेगुलेट किन को किया जाता है? इश्यूज को रेगुलेट किया जाता है। तो लिहाजा जब तक इशू नहीं आएगा ये लॉ किसी काम का नहीं। मैंने और आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, चाहे वो इलीगल था, मैंने भी परफॉर्म कर दिया, आपने परफॉर्म कर दिया, बात खत्म। कानून कहाँ है इसमें? कुछ भी नहीं है। कोई आगे हमें पकड़ तो नहीं लेगा जी तुमने ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, ये तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये एसेंशियल पूरा नहीं था। मिसाल के तौर पर क्या, आपका अब्बू आपको बाइक गिफ्ट में दे देता है, आप रजिस्टर नहीं कराते, कुछ नहीं कराते, तो अदालत आपके घर नहीं पहुंच जाएगी कि पुत्र कट बाइक वापस कर, तुमने रजिस्टर ही नहीं कराया उसको, विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। नहीं, लॉ उस वक्त काम आता है जब इश्यूज आते हैं। तो लिहाजा ये कानून इसलिए बनाया गया है कि जब इश्यूज होंगे तब इस लॉ को सामने रखेगा। अब लॉ को सामने कौन रखता है, लॉ को कौन देखता है? पहले सबसे पहले मुझे सारे लोग बताएं हमारे मुल्क के अंदर कौन कौन सी बॉडीज, लीगल बॉडीज हैं, लेजिस्लेटिव नहीं, लीगल बॉडीज, ऐसी बॉडीज जो कानून के साथ डील कर रही हैं। बताएं मुझे जरा। बिलाल, मुदस्सिर, शहरोज। कोर्ट, शाबाश। डील किस कैसे, मतलब बेटा लॉ बना रही हैं या लॉ को देख रही हैं या लॉ के ऊपर चल रही हैं, कानून के मुताबिक चल रही हैं, कानून उनके ऊपर इम्पोज कर रही हैं, तो इस तरह की बात ही कोर्ट। अच्छा, कोर्ट क्या करती है बच्चे? इन्फोर्स करती है। अच्छा, और कोई इदारा? चले ये इन्फोर्स करती है, बनाता कौन है कानून? पार्लियामेंट बनाती है। चलें, शाबाश बिलाल जफर, पार्लियामेंट बनाती है। अब यहाँ पे एक और इदारा रह गया, सबसे इंपॉर्टेंट इदारा, आपने से किसी ने नाम नहीं लिया, जिसकी आजकल बहुत ज्यादा ऑडियोज लीक हो रही है ना, नेशनल असेंबली पार्लियामेंट का हिस्सा ही है बच्चे, चरोज। सेनेट भी लेजिस्लेटिव बॉडी है। अच्छा
चलें मैं बताता हूं आपको। मीडिया, माशाल्लाह मीडिया कब से लॉ इम्प्लीमेंट करने लगे, लॉ रिलेटेड बॉडी है ना, तो वो इम्प्लीमेंटेशन में आता है एंड ना वो प्रिपरेशन में आता है। देखो बेटा हमारे यहाँ 3 बॉडीज हैं बेसिकली लॉ की। एक हमारी पार्लियामेंट है, ये लॉ मेकिंग में इन्वॉल्व है, मतलब कानून बनाती है। इसके बाद आती है हमारी कोर्ट्स। कोर्ट्स क्या काम करती है बच्चे? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। मुदस्सिर बच्चे सारे लेक्चर देखो बैठ के, क्लास में आने से पहले आपने सारे लेक्चर देखे होने चाहिए, मैं आपको फिर बता रहा हूं। आपको रेगुलर क्लासेस का लिंक दिया मैंने? नहीं, आपको लिंक नहीं मिला होगा। हाँ ठीक है, आपके एनरोलमेंट पेंडिंग है अभी, तो कोशिश करें फास्ट ट्रैक से पहले आप रेगुलर वाले लेक्चर जो है उनको देख लें। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, रन सर, नो सर। अच्छा नहीं बेटा, कोर्ट का काम क्या होता है मुझे कोई बताएगा? सर लॉ को इन्फोर्स करना सर। नहीं बेटा, वो पुलिस का काम होता है। पुलिस लॉ इन्फोर्समेंट में इन्वॉल्व होती है। अभी देखा है आपने, क्या कहते हैं, हमारा जज जो है वो सड़क पे खड़े होकर कह रहा हो लेफ्ट लेफ्ट राइट, सीटियां बजा रहा हो, जान दो जान दो। कभी देखा किसी जज को, किसी वकील को देखा हो? लॉ का चेक एंड बैलेंस, एंड बैलेंस नो सर। बेटा लॉ की इंटरप्रिटेशन जो है वो कोर्ट करती है। लॉ को इंटरप्रेट करना कोर्ट करती है। क्यों, कैसे लॉ को इंटरप्रेट करना? मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे लिखा है, कानून के अंदर लिखा है कि जी प्रॉपर टाइम होना चाहिए, एंड व्हाट द हेल इज प्रॉपर टाइम, ये कौन बताएगा? पुलिस बताएगी। पुलिस ने तो लितर ला लेना प्रॉपर टाइम के लिए, पार्लियामेंट ने तो ये बता दिया जी प्रॉपर टाइम होना चाहिए, तो इसको इसकी एक्सप्लेनेशन कौन देगी? वो कोर्ट देगी कि प्रॉपर टाइम से क्या मुराद है। ठीक है, तो ये चीजें कोर्ट में फिर तय होती हैं कि भाई प्रॉपर टाइम इस केस में क्या था, इस केस में क्या था, कानून उसको इंटरप्रेट करता है। क्लियर है? अब ये चीजें आपको लाइफ टाइम नहीं भूलनी चाहिए, मैं आपको फिर बता रहा हूं। कंपनी लॉ में आके फिर आप मेरे से ये ना पूछ रहे हो, कंपनी लॉ में जब आप आएंगे मैं फिर आपसे यही क्वेश्चन पूछने वाला हूं वहां पे, फिर आपने ये ना कह रहे हो कि सर हमें नहीं पता। कम से कम कुछ क्लास में बच्चे बोलने वाले होने चाहिए, नहीं तो सारों को लगता है कि वेले ही है सब। अच्छा तो लिहाजा क्या है कि टेंडर प्रॉपर प्लेस के ऊपर होना चाहिए। एंड वो कहता है कि जिस बंदे को आप टेंडर दे रहे हो, टेंडर कर रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो, उसको अपना सब्जेक्ट मैटर दे रहे हो, उसको टाइम दो। ऐसे नहीं है कि आप गाड़ी लेके जाओ, बिलाल को कहो चल चल बिलाल जल्दी कर, ये पैसे पकड़ा, चाबी पकड़, और मुझे जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने निकलना है। बिलाल कहता है फिर जाओ भाई, मैं तो बगैर चेक किए नहीं दूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने अपने से का काम कर दिया, तुमने नहीं लेनी ना लो, मैं कल अदालत में जा रहा हूँ। तो ये कोई टाइम तरीकाकार नहीं है। प्रॉपर टाइम देना चाहिए जिस बंदे को आप अटेम्प्ट कर रहे हो, परफॉर्मेंस दे रहे हो, सब्जेक्ट मैटर दे रहे हो, ताकि वो उसको प्रॉपरली चेक कर ले। क्लियर है? यस सर। ठीक है, सेम इस तरह दूसरा पॉइंट भी, तो ये इसी से रिलेटेड है। ओके, तो ये एसेंशियल मीट होना जरूरी है, ये एसेंशियल कंप्लीट होना, मीट होना मस्ट है, तब जाके देखो एक पार्टी तो वैसे भी डिस्चार्ज नहीं हो रही ना, मतलब अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में एक पार्टी डिस्चार्ज होगी, एक तो वैसे भी नहीं होगी। ठीक है, नंबर 1 जो कर रहा है, नंबर 2 जिसको हो रही है। तो लिहाजा अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में इस एक पार्टी ने डिस्चार्ज होना है, ये तो वैसे भी नहीं होगी ना। अगर ये भी डिस्चार्ज होना चाहती तो एक्चुअल परफॉर्मेंस हो जाएगी, अगर ये पैसे दे देता है। लिहाजा इसको डिस्चार्ज करने की बात कर रही है। तो अगर ये बंदा चाहता है कि ये डिस्चार्ज हो, तो उसे क्या करना होगा? ये 4-5 कंडीशन फुलफिल करनी होंगी। क्लियर है बच्चे? बच्चे अब मैं कैमरे यस में सर। घुस जाऊं यार, बोला करो, साथ साथ माइक ऑन रखे करो अपने। अच्छा, अब एक शख्स जो है, मिसाल के तौर पे मैंने अपनी तरफ से परफॉर्म कर दिया, मैंने टेंडर कर दिया, एक वैलिड टेंडर कर दिया, बिलाल ने आगे से एक्सेप्ट नहीं की, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? तो इफेक्ट तो हम शुरू से ही डिस्कस कर रहे हैं कि मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगा, बिलाल के ऊपर ऑब्लिगेशन आ जाएगा। तो लॉ में क्या लिखता है? वेयर अ प्रोमिसर हैज मेड अ वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस टू द प्रोमिसी एंड द ऑफर हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड, द प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस। प्रोमिसर कौन था? मैं था।
जिसने गाड़ी देनी थी, अगर मैंने गाड़ी लेके गया, आगे से बिलाल ने एक्सेप्ट नहीं की, मैं डिस्चार्ज हो गया, लॉ ने बता दिया, ठीक है। अब मैं किसी किस्म के लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, किसी किस्म के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, एंड मैं इस चीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं कि मैं दोबारा गाड़ी लेके जाऊं उसको दूं। मेरी मर्जी है, मैं चाहता हूं कि मैं दोबारा गाड़ी का ऑफर करा दूं, उसे फिर अगली सुबह लेके चला जाऊं, तो वो मेरी मर्जी है, मैं जा सकता हूं। लेकिन अगर मैं नहीं भी जाता, मैं आजाद हूं। लेकिन वो कहता है promises bind the representative of the promiser in case of the death of such promiser before performance। कि भाई देखो, अगर प्रोमिजर, अब देखो मैंने टेंडर किया, मैं डिस्चार्ज हो गया, बिलाल जो है जिसने रिफ्यूज किया वो डिस्चार्ज नहीं हुआ। अगर मैंने गाड़ी देनी थी, बिलाल ने लेनी थी, मैं जनाब जी गाड़ी देने से 2 दिन पहले ही जियो न्यूज की हेडलाइन पे आ गया, मेरा दिल कर रहा था मैं कराची विजिट करने चला गया। मुदस्सिर आप कराची से हो बच्चे? हाँ जी, आप कराची से हो, मुझे पता है। अच्छा, मैं जनाब जी कराची घूमने चला गया, मुझे मुदस्सिर ने और मुजम्मिल दोनों भाई ने कॉल की, सर आए हम वहाँ पे घूमे फिरेंगे। तो मैं वहाँ पे गया, मेरे रेलवे स्टेशन पे उतरा, पहले मेरा मोबाइल गायब हो गया, फिर मेरा बटुआ गायब हो गया, एंड फिर मैं खुद गायब हो गया। तो जियो न्यूज की पट्टी पे आ गया भाई। अब जाहिर बात है, बिलाल से मैंने प्रॉमिस किया हुआ था कि मैंने उसे गाड़ी देनी है, तो मैं अल्ताफ भाई को प्यारा हो गया वहां से। अब क्या ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, मेरा ऑब्लिगेशन खत्म हो गया जैसे ही मैं खत्म हुआ? लॉ कहता है नहीं, अगर वो ऑब्लिगेशन पर्सनल नेचर का नहीं था, तो फिर जो होगा वो जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो मेरे पिछले बेचारे बच जाएंगे, वो परफॉर्म करने के लिए बाउंड होंगे, वो गाड़ी देने के लिए बाउंड होंगे। क्लियर है? रिप्रेजेंटेटिव्स किनको कहा जाता है? जो पीछे बचने वाले होते हैं, जो हमारे घर वाले बच जाते हैं। ओके, गुड हो गया। तो फिर चले अस्तगफिरुल्लाह बच्चे, तो सोच समझ के फिर दावत दीजिएगा। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू परफॉर्म प्रॉमिस ओनली। Okay, when a party to a contract has refused to perform or disabled himself from performing his promise in its entirety, the promisee may put an end to the contract unless he has signified by word। देखो, promiser क्या था, पहला रूल क्या पढ़ा हमने? जब promiser परफॉर्म कर रहा है, promisee एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो हमने पढ़ा, promiser डिस्चार्ज हो जाएगा, promisee नहीं होगा। लेकिन अगर promiser परफॉर्म ही नहीं करता, प्रोमिसी डिमांड करते रहते हैं, प्रोमिसर परफॉर्म ही नहीं करता, तो फिर क्या होगा? फिर भाई प्रोमिसी डिस्चार्ज हो जाएगा, मैं डिस्चार्ज नहीं होऊंगा। मतलब पहला केस क्या था कि मैं गाड़ी लेके गया बिलाल के पास, बिलाल ने गाड़ी नहीं ली, मैं वापस आ गया, मैं डिस्चार्ज हो गया। क्यों? प्रोमिसर ने परफॉर्म कर दिया, प्रोमिसी फंसा हुआ है, इसने मुझे अभी देना है, मुझे कोई लॉस हुआ है तो ये मुझे रिकवर करके देगा। दूसरा केस क्या है कि मैं गाड़ी लेके नहीं गया, बिलाल मुझे कॉल कर रहा है कि आ जाओ गाड़ी लेके, मैं पैसे लेके बैठा हूं और मैं नहीं गया लेने, तो अब क्या सीन है? अब बिलाल डिस्चार्ज हो जाएगा, मैं फंस जाऊंगा। अब वो मेरे ऊपर केस कर सकता है, अगर उसे कोई लॉस हुआ है, या वो मेरे से गाड़ी रिकवर करा सकता है, वो मेरे से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करा सकता है, परस्यू करा सकता है अदालत से। समझ आ गई बात? या वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी कर सकता है, ठीक है। अच्छा जी, अगला रूल इंपॉर्टेंट है काफी, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। ये काफी इंपॉर्टेंट रूल है, अगर मैं कहूं कि इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा तो ये टॉपिक मस्ट टेस्ट होगा। ये क्योंकि छोटा सा न्यूमेरिकल टाइप हो जाता है, इसके अंदर वर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं, तो लिहाजा हम क्या करते हैं, हम भी अपने वर्ड्स बनाते हैं इसके ऊपर। अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट से क्या मुराद है? देखो बेटा, ये बेसिकली डील करता है डेट्स को, ऑब्लिगेशंस को, जो पैसे रिलेटेड काम होते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने एक कर्जा लिया हुआ था, मैंने बिलाल को कॉल की एक दिन, एक मिनट हमारा वन नोट ओपन हो जाए फिर हम इसके साथ ये देखेंगे। मैंने एक दिन बिलाल को कॉल की 1 जनवरी को, मैंने बिलाल को कहा कि यार मुझे ना 2 लाख रुपए चाहिए, मैं आपको 31 दिसंबर को पेमेंट कर दूंगा। बिलाल ने कहा जी कोई मसला नहीं है, आप ले जाएं। बिलाल ने मुझे 1 जनवरी को 2 लाख रुपया दे दिया। फिर जनाब जी मुझे 1 अप्रैल को फिर मैंने बिलाल को फोन किया, मैंने बिलाल को कहा कि भाई मुझे 3 लाख रुपए कर्जा चाहिए, मैं ये भी आपको 31 दिसंबर को या 1 जनवरी को या किसी भी डेट को पे कर दूंगा। बिलाल कहता है ले जाओ, मैं ले लिया। तीसरा ये हुआ कि मैंने जनाब जी इसको अगस्त में कॉल किया और कहा जी मुझे 5 लाख मजीद चाहिए। बिलाल बड़े दिल का बंदा, अमीर बंदा, माशाल्लाह तगड़ा सा,
तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई, हम गरीब गुड़बा। खैर, तो लिहाजा अब तो मेरे स्टूडेंट भी क्वालिफाई करने वाले हैं, मैं खुद बैठा हूँ। अच्छा कोई नहीं, ये तो हर किसी के अपने हालात होते हैं बच्चे। अगस्त में मैंने 5 लाख इससे और ले लिए, प्रॉमिस था जी 31 दिसंबर को दूंगा। अब जनाब जी मैंने क्या किया, मैंने 31 दिसंबर को एक इसको 2.5 लाख रुपए का चेक भेजा। अब यहाँ पे 3 कर्जे मौजूद हैं, ठीक है, 3 कर्जे मौजूद हैं, एक 1 जनवरी का, एक 1 अप्रैल का एंड 1 अगस्त का। क्योंकि हम थोड़ा सा सिंपल रख रहे हैं इसको डेट्स के हिसाब से, नहीं तो इसके अंदर इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, मतलब इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, कर्जों के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा होता है, जो कर्जा जितना ज्यादा पुराना होता है उसके ऊपर उतना ज्यादा इंटरेस्ट लगता है। अच्छा, अब मैंने 2.5 लाख रुपया दिया। अब इन 2.5 लाख रुपए में से इसमें से कौन कौन सा कर्जा जो है वो उतारा जाएगा? तो अब यहाँ पे 3 बेसिक रूल्स मौजूद हैं, 3 बेसिक रूल्स मौजूद हैं कि ये 2.5 लाख के बदले में कौन कौन सा डेट सेटिस्फाई होगा। पहला रूल क्या है कि भाई देखो, पहला राइट उस बंदे के पास है, डेटर के पास है। डेटर कौन होता है? जिसने पैसे देने होते हैं या लेने होते हैं? अकाउंटिंग वाले हजरात सामने हैं। डेटर कौन होता है? हमारा पैसा देना होता है या लेना होता है उससे? अकाउंटिंग किस किसने पढ़ी हुई है? रिसीवेबल होता है सर। रिसीवेबल होता है, जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं। तो लिहाजा मैं डेटर था आपका, बिलाल का मैं डेटर था, बिलाल क्रेडिटर था मेरा, उसने मेरे को पैसे दिए हुए थे, मैंने पे करने थे उसे। मैंने बिलाल को 2.5 लाख रुपए का चेक भेजा। मैंने कहा कि ये लो भाई, इससे जितना अभी तक मामला सरता है सार लो, फिर बाकी मैं आगे पेमेंट साथ साथ कर दूंगा आपको। अब मसला ये है कि भाई ये पेमेंट में से कौन सा कर्जा बिलाल डिस्चार्ज करे? तो पहला राइट मेरे पास है, मैं बता सकता हूं कि भाई ये वाला 2.5 लाख जो है, इसमें से 2 लाख इस 5 लाख में से काट लो, 50,000 इसमें से काट लो, या 2 लाख इसमें से काट लो, 50, जो भी मैं तरतीब बताऊंगा, पहला राइट मेरा, उस हिसाब से कर्जा या डेट सेटिस्फाई होगा। तो लिहाजा वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड, कि जब डेट जिसने डिस्चार्ज होना है, कर्जा जिसने खत्म होना है, वो मैं इंडिकेट करके भेज देता हूं। तो लिहाजा पहला राइट मेरा है, ठीक है। लेकिन हुआ ये कि भाई मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने इसे 2.5 लाख भेजा और मैंने कहा कि बाकी मैं बाद में भेज दूंगा। अब भाई ये कौन सा कर्जा सेटिस्फाई होना चाहिए? तो दूसरा राइट बिलाल के पास है, ये बिलाल की मर्जी है, अब वो इसमें से जिस कर्जे को भी सेटिस्फाई कर दे। वो कहता है वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड और ओमिटेड टू इंटीमेट, इंटीमेट का मतलब होता है इन्फॉर्म करना, एंड देयर आर नो अदर सर्कमस्टांसेस इंडिकेटिंग टू व्हिच डेटर इज पेमेंट इज अप्लाइड, द क्रेडिटर हैज ऑप्शन टू अप्लाई द पेमेंट लॉफुल डेट। तो लिहाजा क्या हुआ, बिलाल जो है ये अब इसकी मर्जी है कि जिस कर्जे को मर्जी ये सेट कर दे। अच्छा, अब ये कर्जे तो अभी 3 मैंने इस साल में लिए ना, हो सकता है कि मैंने इसे कोई 20 साल पहले कर्जा लिया था और वो टाइम बार्ड हो चुका था, बिलाल वो भी एडजस्ट कर सकता है, इसके पास ऑप्शन, ठीक है, राइट है इसके पास। तो पहला राइट किसके पास है? मेरे पास है कि मेरी मर्जी, मैं जो सा कर्जा मर्जी सेट करा दूं, एडजस्ट करा दूं। दूसरा राइट किसके पास है? बिलाल के पास है कि उसकी मर्जी है, अगर मैं नहीं बताता तो वो जिसको मर्जी एडजस्ट करेगा। लेकिन मसला तीसरा ये हुआ कि भाई मैंने 2.5 लाख रुपए भेजे और बिलाल ने भी रख लिए। उस वक्त हमारे दरमियान कोई इशू नहीं था, बाद में कहीं पे इशू खड़ा हुआ, हम अदालत में पहुंच गए। तो भाई ना तो मैंने कोई अपना राइट एक्सरसाइज किया, ना बिलाल ने उसकी कोई अपोर्शनमेंट की। जब इशू आया तो भाई अब कैसे इस कर्जे को सेटिस्फाई किया जाए? जाहिर बात है कर्जे के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा था, तो इंटरेस्ट का हमारे दरमियान इशू आ गया। तो लिहाजा भाई अब इस कर्जे, इस अमाउंट से कौन सा कर्जा डिस्चार्ज होगा? तो लॉ कहता है कि भाई टाइम के हिसाब से आपने कर्जा डिस्चार्ज करना है। पहला राइट मेरे पास, दूसरा राइट बिलाल के पास, तीसरा राइट टाइम के हिसाब से। तो पहले सबसे पहले क्या होना है? द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ डेट इन ऑर्डर ऑफ टाइम, कि जो पहले कर्जा लिया है वो पहले सेटिस्फाई होगा, जो बच जाएगा वो दूसरे कर्जे में से सेटिस्फाई हो जाएगा। और डू दे नॉट टाइम बार्ड। अच्छा, इन अदर वर्ड ऑल पेमेंट शैल बी अप्लाइड टुवर्ड द पेमेंट ऑफ फर्स्ट डेट टिल इट गेट एक्सटिंग्विश्ड। सिमिलरली ऑल सब्सिक्वेंट पेमेंट्स अप्लाइड टुवर्ड्स सेकंड डेट। ठीक है, ये मतलब बताया उसने, पहले इस डेट को अप्लाई करना है, फिर इसको अप्लाई करना है। इफ डेट आर ऑफ इक्वल स्टैंडिंग द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ ईच
प्रोपोर्शनेटली, कि भाई एक ही दिन में कोई 4-5 कर्जे लिए गए, एक ही दिन में 1 लाख रुपया लिया गया, उसी दिन में ही 2 लाख रुपया और लिया गया, उसी दिन में ही 3 लाख रुपया और लिया गया। अब मसला ये है कि एक पेमेंट हुई है 250,000 की, तो भैया इसमें से कौन सा कर्जा डिस्चार्ज होना चाहिए? तो अब क्योंकि ये एक ही दिन के अंदर लिए गए, तो अब ये प्रोपोर्शनेटली होंगे। प्रोपोर्शनेटली कैसे होंगे? 250,000 डिवाइडेड बाय इनका टोटल कितना है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख और 3 लाख 6 लाख, मल्टीप्लाई बाय इसको कितना एडजस्ट होगा, इसको 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी फिगर आएगी वो इसको एडजस्ट हो जाएगी। 2 लाख को कितना हिस्सा मिलेगा, 2 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 लाख वाला हिस्सा निकल आएगा। एंड 3 लाख को कितना हिस्सा मिलेगा, वो 3 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 लाख वाले का हिस्सा मिलेगा। ये जब एक ही दिन के अंदर 2-3 कर्जे लिए गए हों तो फिर क्या होगा कि प्रोपोर्शनेटली उन तीनों के ऊपर, ये जितने भी कर्जे होंगे उनके ऊपर उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक हो गया? यस सर। तो रूल फिर एक बार हम ध्यान में रखते हैं। नंबर 1 बाय राइट, डेटर का राइट है। नंबर 2 क्रेडिटर का राइट है। नंबर 3 टाइम के हिसाब से है। नंबर 4 अगर टाइम सेम है तो फिर प्रोपोर्शनेट बेसिस के ऊपर सब कर्जों को डिस्चार्ज किया जाएगा। ठीक है बच्चे? यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसमें से क्वेश्चन मस्त बनेगा अगर उसने बनाया तो। अच्छा, अगर इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल दोनों ड्यू है, मतलब ये तो प्रिंसिपल अमाउंट थी ना, हो सकता है इनके ऊपर 1 लाख रुपए इंटरेस्ट मैंने देना हो, तो अब भाई पहले इंटरेस्ट की पेमेंट डिस्चार्ज होगी या ये डिस्चार्ज होगी? एज अ जनरल रूल, इफ प्रिंसिपल अमाउंट एंड मार्कअप बोथ आर ड्यू, देन मार्कअप इज सेटल्ड फर्स्ट एंड द प्रिंसिपल इज देन द प्रिंसिपल अमाउंट सेटल्ड। तो अगर इंटरेस्ट भी मौजूद है, ये बात किस देखो, ये दोनों रूल हैं वहां पे अप्लाई हो रहे हैं जहां पे किसी किस्म की कोई वो नहीं की गई, अप्रोप्रिएशन नहीं की गई, ना डेटर ने किया ना क्रेडिटर ने किया, तो फिर टाइम बेस के ऊपर कर रहे थे ना। लिहाजा अगर एक प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है तो पहले इंटरेस्ट सेटिस्फाई होगा, बाद में प्रिंसिपल जो है वो सेटिस्फाई होगा। अगर मैं इंडिकेट कर देता हूं तो वो मेरी मर्जी है, मैं पहले प्रिंसिपल कराऊं या इंटरेस्ट कराऊं वो मेरी मर्जी है। लेकिन अगर मैं इंडिकेट नहीं करता तो जो बिलाल है उसकी मर्जी है, वो पहले इंटरेस्ट डेट सेटिस्फाई करे या प्रिंसिपल डेट सेटिस्फाई करे, वो उसकी मर्जी है। लेकिन अगर हम दोनों नहीं करते तो फिर जनरल रूल क्या कहता है कि पहले इंटरेस्ट सेटिस्फाई होगा, जो पेमेंट बच जाएगी उसके ऊपर फिर ये वाला रूल लगेगा। एंड इंटरेस्ट सारा सेटिस्फाई होगा। मिसाल के तौर पे हो सकता है कि टोटल इंटरेस्ट 1 लाख रुपए, जिसमें से 30,000 इसका है, 40,000 इसका है, एंड सेम इसी तरह 30,000 इस तीसरे कर्जे का है, तो ये सारा सेट होगा। ऐसा नहीं है कि ये वाला पहले हो ये बाद में ये वाला। क्लियर है रूल बच्चे? यस सर। चलें जी, गुड हो गया। तो कल हम इंशाल्लाह मजीद आगे करेंगे ये वाला कॉन्ट्रैक्ट विद नीड नॉट टू परफॉर्म। बेसिकली ये डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा टॉपिक है। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के मुख्तलिफ मोड होते हैं, परफॉर्मेंस एंड इसके अलावा ये वाले। तो परफॉर्मेंस वाला हमने रूल देख लिया, परफॉर्मेंस वाला रूल क्लियर है? ओके Yes, अब डिस्चार्ज वाले जो हैं वो रहते हैं कि भाई किन किन तरीकों से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब उसके बाद उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती। और एक बात ध्यान में रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होगा, लायबिलिटीज डिस्चार्ज नहीं होंगे। क्लियर है? यस सर। ओके बेटा जी, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में। कल क्या है, आज ट्यूसडे वेडनेसडे? ट्यूसडे सर। आज ट्यूसडे वेडनेसडे, कल भी हमारी क्लास होगी इंशाल्लाह। ओके बेटा जी, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि अभी फिर अपना ये जो रेगुलर बैच है ना, ये जस्ट 3 दिन ही क्लासेस होंगी इसकी, और ये हमारी तकरीबन 6-7 और क्लासेस रह गई इंशाल्लाह, ये खत्म हो जाएंगे। यही अगले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही रह गए, 4 चैप्टर रह गए उसके। और जो हमारा 30 डेज वाला बैच है, रेगुलर स्टूडेंट्स तमाम उसमें रिवीजन के लिए मौजूद रहेंगे। कल हमारी इंशाल्लाह उसके ऊपर ओरिएंटेशन होनी है, एंड वो हम फिर शुरू से स्टार्ट करेंगे। वो हमारी 30 दिन के अंदर रेगुलर बैच के स्टूडेंट जो हैं वो एज फॉर रिवीजन एंड फॉर टेस्ट वहाँ पे आप अपनी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। ठीक है बच्चे? ओके सर। ओके बेटा जी, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़बान में रखे बच्चे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह।